एरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एरिथमेटिक मीन का हम लोग डिस्कशन जारी रखे थे। तो उसी कंटिन्यूएशन में जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज जो है ज़्यादा हो जाए, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा हो जाए और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तो उस केस में जो हम लोग FI XI निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी होने में क्या, कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए 375 है, उसमें 29 का मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह यदि वैल्यूज बड़ी हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करने में और उसको ऐड करने में हमारे पास दिक्कतें आती हैं। तो उसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया गया, एक फार्मूला डेवलप किया गया। तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में जो हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होता है उनकी मिड वैल्यूज निकालते हैं। तो मिड वैल्यूज में एक कोई आर्बिट्रेरी वैल्यूज हम चूज करते हैं, जनरली वो मिडिल में होता है। ठीक है, जनरली मिडिल की वैल्यूज को हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट A कंसीडर करते हैं और क्या करते हैं, हर एक वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। तो एक नया वेरिएबल बन जाता है D Di, that is equal to xi minus a divided by h. ठीक, xi is the values of variable x1 x2 x3 xn और a क्या है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। जो वैल्यूज हैं उसमें से ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जो लगभग मिडिल में लाई करता हो। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग हम मिडिल की वैल्यूज को देखते हैं। तो उसको एक वेरिएबल, अदर वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज और h जो क्लास इंटरवल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। दोनों ही चीज कहते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन कैसे चेंज होता है, जैसे हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो 0 0 लेते हैं ना ओरिजिन। तो A जो होता है शिफ्ट करते हैं, माइनस A करते हैं तो ओरिजिन शिफ्ट होता है, प्लस A करेंगे तो भी ओरिजिन शिफ्ट होगा। तो चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, लेकिन इसमें शॉर्टकट हमें करना है, इसलिए उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। तो xi माइनस A मतलब रिडक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ xi, और h से डिवाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से एक नया वेरिएबल हमारा डिफाइंड हो जाता है di, दैट इज इक्वल टू xi माइनस A अपॉन h। देन मीन इज गिवन बाई, इधर दिखाई देता है ना, दिखाई पड़ x बार इज इक्वल टू A प्लस h बाई n समेशन ओवर fi di। ठीक है ना? तो अब जब हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन कैलकुलेशन में A आर्बिट्रेरी पॉइंट की वैल्यू रख देंगे, H क्लास इंटरवल, N जो टोटल फ्रीक्वेंसी और Fi जो है फ्रीक्वेंसी और Di। इस तरीके से जहां पर यह समेशन ऑफ Fi इज इक्वल टू कैपिटल N। ठीक, अब इसके लिए जो कैलकुलेशन का जो हमारा कॉलम्स बनेंगे, तो सबसे पहला कॉलम किसका होगा, क्लास इंटरवल का। दूसरा क्या होगा, मिडिल वैल्यू x। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो कॉलम बनेगा कैलकुलेशन के लिए, उसमें एग्जांपल हमने दिया है तो आप लोग खुद देख के कर लेंगे। तो ये हो गया क्लास इंटरवल। आया नहीं अभी सर, बहुत नेटवर्क स्लो रहता है। बताइए, यूनिवर्सिटी में नेटवर्क ना हो तो होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। क्लास इंटरवल हो गया, मिड वैल्यू,
मिड वैल्यू की वैल्यू हम यस लिखते हैं, या कैपिटल एस लिखे या स्मॉल एस, उससे कंफ्यूज ना हो जाए, कैपिटल एस और स्मॉल एस दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक। क्लास इंटरवल की वैल्यू लिखी जाएगी कॉलम में, फिर मिड वैल्यूज उनकी लिखी जाएंगी, फिर फ्रीक्वेंसी हमने अब से डिनोट कर दिया है। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी का, डी आई दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक। एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया ये। और नेक्स्ट कॉलम बढ़ेगा एफ आई डी आई, ठीक है। अब यहाँ से मतलब है, यहाँ से मतलब है, यहाँ से मतलब है, क्लास इंटरवल तो फिर बाद में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, नीचे टोटल, किसका किसका टोटल चाहिए, टोटल एफ का चाहिए, एफ का चाहिए, तो समेशन एफ आई वाले के सम ये हो जाएगा दैट इज कैपिटल एन, और एफ आई डी आई का चाहिए, एफ आई डी आई का चाहिए, ठीक। ये हो जाएगा, जो भी वैल्यू जाएगी ये हो जाएगा। एच क्लास इंटरवल है, वो पहले से वेल नोन होगा। ए आप मेंशन करेंगे कि ए वैल्यू है क्या, ये आपको बताना पड़ेगा कि ए जो है ये पर्टिकुलर वैल्यू लिए है, ठीक है। तो ए आप कोई वैल्यू चूज कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू है, लेकिन जनरली वो मिडिल से ली जाती है। तो हो सकता है कि मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशंस है, तो कोई 5वां ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ले लिया, कोई छठा का ले लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबका एक ही कैलकुलेशन हो। वैल्यू एक्स बार जो आएगी फाइनली सबका सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है अलग अलग उससे हो सकता है, कॉलम की वैल्यूज अलग अलग आ सकती है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड से जो है इसको कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब उसमें हाँ सर डीआई क्या, डीआई भी एक वेरिएबल है, अब चेंज वो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है। पहले एक्स आई था, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से उसको घटाया, फिर एच से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक नया वेरिएबल बन गया। अब एक्स आई से कोई मतलब नहीं रह गया, तो सिंपली इसीलिए एफ आई और डी आई हम लोग लगाते हैं, फिर समेशन ओवर एफ आई डी आई, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, वो आपका कैलकुलेट होके आ जाता है। अब हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो ये पूछा जाए कि इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का मीन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ए भी आया है और एच भी आया है। यदि इंडिपेंडेंट होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो न ए आता उसमें न ही एच आता। तो जहां पर ए और एच आ गया, इसका मतलब ये डिपेंड करता है। तो सीधा सा मतलब है जैसे सभी ऑब्जर्वेशंस में एक पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो उतना मीन बढ़ जाएगा। मान लीजिए जो भी वैल्यूज है 5 5 5 5 सब में जोड़ दें, तो जो मीन आएगा वो 5 बढ़ा हुआ आएगा, होगा ना। जो उसी तरह 5 5 सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मीन आएगा वो 5 कम आएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो उसी तरह डिवीजन में क्या होगा, उतना मल्टीप्लाई होके आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई देखिए एच बाई एफ है, एच बाई एन है, ठीक है ना, तो उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो इस तरीके से जो है हमारा जो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का अरिथमेटिक मीन पर जो प्रभाव पड़ता है, कोई भी वैल्यू उसमें सभी में ऐड करें, सभी उसमें डिवाइड करें, तो उसका इम्पैक्ट अरिथमेटिक मीन के कैलकुलेशन पर पड़ेगा। तो सर आंसर क्या चेंज होगा, आंसर तो वही आएगा। तो इसीलिए फार्मूला बनाना ए प्लस एच बाई एन समेशन ओवर एफ आई डी आई। अब डी आई चेंज हुआ, लेकिन उसके एवज में हमने ए क्या किया, ऐड किया, मतलब ए सब्ट्रैक्ट किया, ऐड कर दिया। हाँ ये सब ऐड करते तो आंसर, हाँ, और वहां पर एच से डिवाइड किया तो एच से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो उसकी भरपाई हमने इस तरीके से कर दी, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी एक्स बार, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट मेथड के द्वारा अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अब किन किन परिस्थितियों में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कोई कंडीशन होगा ना जैसे कि नहीं हम कर सकते। तो एक होता है ओपन एंड क्लासेस,
ओपन इंड क्लासेस। ओपन इंड क्लासेस का मतलब कोई भी जैसे ऑब्जर्वेशन इस तरीके से दिए गए हों जिसका पहला और लास्ट का जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन या लेस देन के टर्म में दिया गया हो। जैसे हमने एज लिखा 0 से 5, 5 से 10 साल, 10 से 20 साल, ऐसे ठीक है किया। हमने पहले वाले उसमें कर दिया लेस देन 5 ईयर, लास्ट वाले में कर दिया मोर देन 60 ईयर। अब 60 के 65 भी मोर देन है, 70 भी है, 80 है, 90 है। तो एज को यदि हम क्लासिफाई करें, अब पहले एकदम इनिशियल उस पे हमने लेस देन के टर्म में लिख दिया एक वैल्यू और लास्ट का इंटरवल लिख दिया मोर देन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंड क्लासेस। क्लास यहाँ क्लोज्ड नहीं है, ओपन इंड क्लासेस। तो ओपन इंड क्लासेस में क्या होगा कि हम मिड वैल्यूज इन दोनों क्लास की नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए हम लोग मीन इस केस में नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के जहां पर आपके लिमिटेशंस भी हैं कि मीन कहां पर हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मीन का ये हुआ कि हम लोग इन परिस्थितियों में मीन, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी? मीडियन, ठीक है। हमने पहले भी बताया था। तो मीडियन क्या है? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides the distribution into two equal parts। ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वही वैल्यू हमारा क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपली जो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में दिया गया हो, ग्रुप्ड डेटा के रूप में नहीं दिया गया है, ठीक, अनग्रुप्ड डेटा है, उनकी अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, तो उसको हम लोग निकालने का तरीका क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देते हैं। जो मिडिल वैल्यूज होती हैं, जो मिडिल वैल्यू है वही हमारी मीडियन डिफाइन करती है, ठीक। तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो मिडिल एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू आप मिल जाएगी आपको, हाँ, n+1/2 यथ टर्म की जो वैल्यू होगी, ठीक है। और जो इवन नंबर में जो हमारे क्या कहते हैं वैल्यूज हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दो मिडिल टर्म आपको मिलेंगे। तो दो मिडिल टर्म का जो मीन निकालेंगे, जनरली हम लोग उसी को मीडियन डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन उन दो मिड टर्म की बीच की कोई भी वैल्यूज आपकी मीडियन कहलाएगी। तो एक कन्वेंशन बना लिया गया कि जनरली हम लोग अब कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसके मिडिल वैल्यू ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है, निकाल के। कोई चपरासी वगैरह नहीं रखते जरा तो पानी के लिए। तो इस तरीके से हम लोग उससे निकाल सकते हैं कि मीडियन क्या होगी, चाहे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो या तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब ग्रुप डेटा के फॉर्म में दी गई होंगी वैल्यूज, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे हम लोग अरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, जो ग्रुप डेटा दिया गया है, ग्रुप डेटा जो दिया गया है, ग्रुप में है वैल्यूज, उसको भी यदि अरेंज करेंगे आप, वैल्यूज को अरेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया गया है, उसको भी अरेंज करेंगे, अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे, तो देखेंगे वही मिडिल वैल्यूज ही आपकी वही एग्जैक्टली मीडियन आ रही है। तो उसमें एक कन्वेंशन बनाया गया कि भाई इसको निकालेंगे कैसे। तो उसमें यह हुआ कि हम लोग टोटल वैल्यूज पहले देख लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हुए हर क्लास की नीचे चले जाते हैं, डाउनवर्ड, वर्टिकल, ठीक है ना। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी, फिर दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी पहले में ऐड करके निकालेंगे, फिर दोनों क्लास की तीसरे में निकालेंगे। तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एक मोर देन टाइप और एक लेस देन टाइप, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे
फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव, इसको कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, 5, 6, 8, 4 ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कहा गया सीधा सीधा, पहली का क्या हो जाएगा 3, दूसरी का क्या हो जाएगा 8 और 14 और 22, 26। अब इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं? अब लेस देन टाइप का मतलब क्या होता है कि आप ये देखिए ऐसी वैल्यूज कितनी बार आई है जो 20 या 20 से कम है, 20 या 20 से कम है। ठीक है ना, कितनी वैल्यूज हैं 3, 20 से कम है। ठीक, अब 30 पर आ जाइए, 30 से कम कितनी ऐसी वैल्यूज हैं 8, क्योंकि ये भी तो उसी कम में आएगा। ठीक है ना, तो ये अपर लिमिट लेते हैं, अब उससे लेस की तरफ हम देखते हैं। ठीक है ना, 30 से कम, 30 से लेस, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो 10 से कम, 30 से कम, उसी तरह नेक्स्ट आएगा 40 से कम, तो उसके पहले जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, फिर 50 से कम, फिर 60 से कम। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी जब ऐड होते हुए चली जाती हैं तो इसीलिए इसका हम लोग नामनक्लेचर किए हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हम लोग आगे एक कर्व खींचते हैं, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, उससे मीडियन पार्ट वैल्यू निकलती है, तो उसमें ये यूज होता है। तो अब मोर देन टाइप देखिए, अब मोर देन टाइप में क्या है, इससे 10 से बड़ी सभी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा ये 26 सबसे पहले ऊपर आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 20 से बड़ी। अब 20 से बड़ी का मतलब क्या होगा, ये घटा देंगे, ये वाली कम हो जाएगी ना, तो 26 में से 3 निकल जाएगा, 23। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 30 से 23 से हाँ 6 हाँ, ये वाली दोनों हम निकाल देंगे, 5 और 3 निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया मोर देन, इससे बड़ी। ठीक है, 30 से ऊपर, तो 30 से नीचे वाले निकल जाएंगी। तो दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होती हैं, लेकिन मीडियन क्लास में जब हम लोग निकालते हैं वैल्यू मीडियन की, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जनरली यही यूज होती है, वो कम जगह यूज होती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया तो हमने बता दिया कि ये क्यों कहते हैं लेस देन टाइप और क्यों कहते हैं मोर देन टाइप। हर के पीछे एक लॉजिक होता है, विदाउट लॉजिक के नामनक्लेचर भी नहीं होता। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ रहा है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड होते जाए। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दो तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, और दो तरह के होने में क्या है कि अब कैसे हम लेस देन टाइप कहते हैं, क्यों कहते हैं मोर देन टाइप। तो जैसे थैंक यू, अब मुझे शिकायत तो करनी पड़ेगी, कम से कम पानी तो रखें। यूनिवर्सिटी इतनी फीस लेती है सबसे, ये सब व्यवस्थाएं तो करनी है आप लोगों के लिए भी, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लेस देन टाइप का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू आप देखिए अपर लिमिट 20 से कम जो वैल्यूज है, कितनी ऐसी वैल्यूज है, तो फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग कितनी है 3 ही तो आएगी। 10 से 20 इसमें क्या होता है, 20 इंक्लूड नहीं होता है इसमें। इसी को हम उस दिन बताए थे शायद ना, इंक्लूसिव टाइप और एक्सक्लूसिव टाइप क्लास में।
तो यहाँ पर जब होता है तो 30 से कम, यदि इंक्लूसिव टाइप है तब उसको इंक्लूड कर लेंगे, एक्सक्लूसिव टाइप है तो एक्सक्लूड कर लेंगे। तो 30 से कम कितनी वैल्यूज हैं? तो 3 और 5। 40 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये सब जोड़ती जाएंगी, तो इसीलिए लेस देन टाइप। अब मोर देन टाइप में क्या होगा, हम इसमें आएंगे। 10 से बड़ी, 10 से बड़ी तो सभी हैं, यहाँ तक भी है, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब इतनी वैल्यूज है 26। अब फिर 20 से बड़ी, तो 10 से बड़ी और 10 से 20 वाली निकाल देंगे तो वो 20 से बड़ी हो जाएंगी। फिर वो दो वैल्यूज निकाल देंगे तो फिर 30 से बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग मोर देन टाइप और लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें मेन क्या होता है मीडियन वैल्यू के लिए कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप निकालते हैं, कैपिटल N/2 निकालते हैं, कैपिटल N/2, ठीक। कैपिटल N/2 का मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जस्ट ग्रेटर देन N/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, जस्ट ग्रेटर देन। तो N/2 जहां भी, जैसे मान लीजिए इसी में है, तो N/2 कितना आएगा 13 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू होगी 14, ठीक है ना। 18 होता तो 18 होता, 22 है होता तो 22 होता। ये नहीं कि मतलब एकदम से तुरंत बढ़ ही हो। 13 इसमें तो आ गया, चांस की बात है, 13 के बाद 14 ही आ गया। तो जो 14 है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यक्स की, वही हमारी मीडियन वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। वही हमारी मीडियन वैल्यू कहलाएगी। लेकिन जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा तो वहां पर मीडियन वैल्यू नहीं होगी, बल्कि मीडियन क्लास डिफाइंड होगा। तो दो चीजें, यदि अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं तो वहां मीडियन वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग वैल्यूज नहीं दी गई हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं, तो क्या होगा मीडियन क्लास डिफाइंड होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो क्लास इंटरवल है उसको हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। मीडियन निकालने के लिए यदि ग्रुप डेटा दिया गया है तो क्लास इंटरवल यदि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो उसको हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 10 से 19, 20 से 29, 20 से 29 दिया गया होता, और 30 से 39 और 40 से 49 इस फॉर्म में दिया गया होता, तो वही चीज जो हमने क्राइटेरिया बताई थी कि उसमें 0.5 ऐड कर देंगे अपर लिमिट में और 0.5 लोअर लिमिट में घटा देंगे। तो इस तरह से क्लास इंटरवल क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो जब ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में दिया गया है उसको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। उसके बाद N/2 निकालेंगे, उसके बाद मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे, तब एक फार्मूला आपका बनेगा। वो फार्मूला बनता है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीडियन। सर ये मोर देन वाले थे, हम मोर देन वाले में वो ये यहाँ पे यूज नहीं होता है। वो जब हम लोग एक ओजाइव कर्व होता है, हाँ ओजाइव कर्व का कोई नाम सुना होगा नहीं सुना होगा। वो दो कर्व, एक लेस देन टाइप कर्व होता है, एक मोर देन टाइप कर्व, एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रा किए जाते हैं। वो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वही वैल्यूज एक्स एक्सिस पर मीडियन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कर्व जब खींचते हैं तब वहां पर यूज करते हैं। इसलिए हमने आपको बता दिया कि कंफ्यूजन ना हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं दे दिया मोर देन टाइप या लेस देन टाइप तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहां से आ गई। सर सबसे लास्ट में जो मोर देन में वो कितना आएगा वैसे? वो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा मीडियन क्लास यदि डिसाइड हो जाता है तो मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगी, L प्लस H/F N/2 माइनस C, ठीक है ना। Where L is the lower limit of the median class, H is the class interval, F is the
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास n/2, कैपिटल N/2 हम लोग निकालेंगे ही, ठीक है। -c ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जस्ट प्रीसीडिंग जो ठीक n/2 के जस्ट ग्रेटर देन आप निकाला था, उसके ठीक पहले वाली जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो c डिनोट करती है। तो जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो c बताता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों तरह के उसमें अलग अलग वैल्यूज दी गई है, तो n/2 से डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएंगी। यदि नहीं दी गई हैं तो हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। हमने बताया कि जहां पर मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मीन कैलकुलेट ओपन एंड क्लास में हम लोग नहीं कर सकते। वहां पर हम लोग मेजर लगाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी मीडियन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं मीडियन। जहां पर मीन कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, जहां पर ओपन एंड क्लास टाइप का डेटा आपको दिया गया है, एवरेज निकालना है, तो कौन सा एवरेज हम अप्लाई करेंगे, मीडियन। क्योंकि फिर वही मीडियन आपका न पहले क्लास का आएगा ना लास्ट क्लास का आएगा। 100% श्योर है कि जब हम मीडियन क्लास निकालेंगे तो वह पहला क्लास होगा ना लास्ट का क्लास होगा। तो इसका मतलब बीच वाला कोई क्लास आएगा, तो बीच वाला क्लास जैसे ही आएगा वहां हम कैलकुलेट कर लेंगे मीडियन क्लास की फॉर्मूले से, तो मीडियन आ जाएगा। तो बेस्ट सुटेबल एवरेज वहां पर क्या होगा, मीडियन। सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सा एवरेज कहां पर लगाया जाए, ये डिसाइड करना होता है। मान लीजिए जहां मीन नहीं लगा वहां पर हमारे लिए सुटेबल कौन सा एवरेज है, तो वहां पर आप उस पर निर्णय लेंगे, तब वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पर हम मीडियन लगा सकते हैं, ठीक है। अब मीडियन को हम लोग इनसेंसिटिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब जैसे सेंसिटिव आदमी है कि कोई थोड़ा छू भी दिया तो उसके ऊपर फर्क पड़ गया, इनसेंसिटिव है तो कोई कुछ कहते भी रहिए कुछ छूते भी रहिए उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो है ना। तो उसी तरह इनसेंसिटिव का मतलब है कि जो मीडियन वैल्यू है, यदि उसमें हम कुछ वैल्यूज में चेंज कर दें तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक दो तीन चार पाँच छः और एक हम कर लेते हैं, तो ये हमारी मीडियन वैल्यू हो जाएगी ना। अब इस वैल्यू को यदि हम 0 कर दें, इस वैल्यू को 500 कर दें, तो मीडियन में कोई चेंज आएगा, भाई उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है असेंडिंग, हाँ पोजिशनल एवरेज, ये पोजीशन का एवरेज देता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं पोजिशनल एवरेज। वो पोजीशन के हिसाब से एवरेज डिटरमिन होता है। तो हमने पहली वैल्यू भी चेंज कर दी, लास्ट की वैल्यू भी चेंज कर दी, और अच्छा खासा हमने अंतर भी कर दिया, लेकिन जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का जो तरीका है वो वही रहेगा, ठीक है। तो हमारा मीडियन क्या होगा, 78 ही रहेगा, जबकि वैल्यू काफी चेंज हो गई। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा, मतलब इस पर बहुत इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम बीच की वैल्यू बिना ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए चेंज कर दें तो मीडियन की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इनसेंसिटिव मेजर। जबकि मीन में ऐसा नहीं है, मीन में जो भी आप कम करोगे, चूंकि सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, तो वो कैलकुलेट होकर उतना कम हो जाएगा। यदि बढ़ा दी वैल्यू तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मीन जो है इसकी अपेक्षा
अच्छा माना जाता है, ज़्यादा सुटेबल माना जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ें मीन में अभी एक दो तीन प्रॉपर्टी है, वो हमने वो नहीं कराया है। ये तो मीडियन बता दिया, मीडियन कैसे निकलेगा। मीन में 3 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 करके लिखिएगा। लिखिए क्या, वो तो हम दे दिए हैं, वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वैल्यूज कितना डेविएट कर रही है, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया जाए मीन हमने लिया x बार, वैल्यूज है एक्स आई के फॉर्म में, ठीक। तो एक्स आई माइनस एक्स बार ith वैल्यू का उसके मीन से डेविएशन, जिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीन x बार है, तो हर एक वैल्यू का डेविएशन निकाला जाए और उसको सम कर दिया जाए तो हमेशा 0 होता है। समझ गए ना। अब इसको हम सम कर दें, I वेरीज फ्रॉम 1 to n दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसी को कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का उसके अरिथमेटिक मीन से डेविएशन निकाला जाए और सम कर दिया जाए, वो हमेशा ही 0 होगा, ठीक है। ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन था। यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा तब क्या होगा, एफ आई अब फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में वैल्यू दी गई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वहां एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस केस में भी आपका वो 0 होगा, ठीक है ना। हाँ, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समझ में आया। मतलब सम वाला भूल जाओ, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एक अरिथमेटिक मीन होगा x बार, हर एक वैल्यूज x1 x2 xn होगा, उससे डेविएशन निकाल लिया जाए। डेविएशन का मतलब डिफरेंस, तो एक्स आई माइनस एक्स बार। तो आई तो नोटेशन है ith ऑब्जर्वेशन के लिए, अब उस सभी पर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आपकी वैल्यूज दी गई है तो एफ आई भी आ जाएगा, तब वहां पर आ जाएगा एफ आई इंटू कैपिटल एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स बार दैट इज इक्वल टू 0। अब क्लियर हुआ। ये जो उसका बस मीनिंग आप लगाते जाओ तो अपने आप फार्मूला बन जाता है। स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला अपने आप उसके कॉन्सेप्ट से मतलब डिराइव हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और अब नेक्स्ट एक इसकी और प्रॉपर्टी है, ये तो क्लियर हो गया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम मीन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, अब उसको देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। पहले हम डेविएशन निकालें, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया ए, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लिया ए, अब इसका हम स्क्वायर कर दिया, डेविएशन निकाला और स्क्वायर कर दिया, एक वैल्यू का डेविएशन हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग फिर सम कर दें तो क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट
ए, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ए से जो डेविएशंस है उसका स्क्वायर किया, उसका सम कर दिया। ठीक है, और यह वैल्यू मिनिमम होती है कब? जब ए एक्स बार के बराबर होगा, जब ए एक्स बार के बराबर होगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स आपको बहुत जगह आएगा, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं सम ऑफ स्क्वायर्स ही नाम दे दिया जाता है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जब नाम दे दिया जाए तो समझ जाइए कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस है। अब डेविएशन मीन से भी हो सकता है, तो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए से भी हो सकता है। तो यहां पर यही कहा गया कि जो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए से लिया जाए तो उसकी वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब ए मीन के बराबर हो अरिथमेटिक में। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है? अब थर्ड ये है प्रॉपर्टी, समझिएगा, थोड़ा सा अपना हिंट नोट कर लीजिएगा, बाकी हमने नोट्स में डिटेल में दे दिया है तो ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट है कि यदि ग्रुप ऑफ वैल्यूज दी गई हैं, एक ग्रुप दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया, ठीक है, अब सभी का कंबाइंड मीन पूछा गया, सभी का कंबाइंड मीन निकालना हो तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए इसी को कहते हैं इट इज सुटेबल फॉर मैथमेटिकल फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मतलब एक ग्रुप लिया गया, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में कुछ ऑब्जर्वेशन है, तीसरे ग्रुप में कुछ ऑब्जर्वेशन है, जितने भी ग्रुप्स आप बनाए सब में ऑब्जर्वेशन अलग अलग दिए गए हैं, तो हर एक ग्रुप का एक अलग अलग मीन होगा। लेकिन एक हमें कंबाइंड मीन निकालना होगा, तो ये डिराइव किया गया, एक फार्मूला उससे डिराइव हुआ, तो ये पाया गया कि इसमें हम कर सकते हैं, मीडियन में ये चीज हम नहीं कर सकते। एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस डॉट डॉट nk x बार xk बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nk। ठीक है ना? मीडियन में इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, दूसरा ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, तीसरा ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, तो एक कंबाइंड हम मीडियन कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, उसमें कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पूरे ऑब्जर्वेशंस को एक साथ मिलाना पड़ेगा, एक साथ जितने ग्रुप्स हैं सभी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ मर्ज करना पड़ेगा, फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर लिखना पड़ेगा। अब जो मिडिल वैल्यू आएगी वही होगी। ठीक है ना? जैसे ये नहीं कि 10 ग्रुप है, 10 ग्रुप में हर एक का मीडियन निकाल लिया तो उसके बाद किसी फार्मूले से हम फिर एक कंबाइंड मीडियन निकाल लें। ठीक, ये मीन में संभव है, मीन में संभव है कि हर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन आया x1 बार, दूसरा ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन आया x2 बार, kth ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन आया xk बार। पहले ग्रुप में ऑब्जर्वेशन की संख्या है n1, दूसरे ग्रुप में ऑब्जर्वेशन की संख्या है n2, तीसरे ग्रुप में ऑब्जर्वेशन की संख्या है n3, kth ग्रुप में nk। एक नोटेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस डॉट डॉट nk xk बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk, that will give the combined arithmetic mean of the values। ठीक है, combined arithmetic mean एक जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें कहा गया था पहले ही कि ऐसा कोई मेजर हो जो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल, तो ये अरिथमेटिक मीन में होता है। हाँ पूछो। मतलब जिसमें फर्दर ट्रीटमेंट हो वो ज्यादा सुटेबिलिटी है। हाँ, ज्यादा अच्छा माना जाता है भाई। जो हमारे 5-6 क्राइटेरिया बनाया था, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। ठीक है,
इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ऐसा हो कि फर्दर मैथमेटिकल हम ट्रीटमेंट कर सकें। और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि कंबाइंड हम निकाल सके, उसके लिए कोई एक फार्मूला हो, डिराइव हो जाए, ठीक है। मीन मीडियन में इस तरह का नहीं हो सकता, तो इसीलिए मीन ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना, सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है ना। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है और रिजिडली डिफाइंड है। आप भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, हम भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, तीसरा और निकाले वो भी वही आएगा। मीडियन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यदि दो वैल्यूज आ गई, इवन नंबर है तो इवन नंबर में मान लीजिए दो हैं, एक है 100, एक है 150, दो मिडिल वैल्यू आ गई 100 और 150। एक कहता है 140 मीडियन है, एक कहता है नहीं 101 मीडियन है, दोनों सही है। तो एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं है कि वही आए, ठीक है। एक कन्वेंशन जरूर बना लिया गया कि 100 और 140 का हम मिड वैल्यू ले लें, लेकिन राइट दोनों है। तो इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि एकदम रिजिडली डिफाइंड है, एक ही कैलकुलेशन होके एक ही वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एरिथमेटिक मीन मीडियन से बेहतर माना जाता, बेटर है, ठीक। तो इसमें ये चीज़ें नहीं हैं मीडियन में, और मीन में जबकि ये है। तो मीन आपका खत्म हो गया, मीडियन। अब मीडियन का यूज कहाँ पर होता है? मीडियन का यूज हमने बताया कि जहाँ पर हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा है। जैसे कोई चीज़ ऐसा क्वालिटी वाइज हमने अरेंज किया है, ठीक है। रैंकिंग, जैसे कोई रैंक दे दिया, किसी आधार पर एक रैंकिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रैंकिंग कर दिया, तो वहाँ रैंकिंग में हम लोग एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी के हिसाब से जो रैंकिंग किया गया या जो नंबरिंग दी गई, उस केसेस में, उन केसेस में हम लोग जब एरिथमेटिक मीन न कैलकुलेट करके जो कैलकुलेट करेंगे एवरेज, वो है मीडियन। जैसे इंटेलिजेंस, आईक्यू हम निकालते हैं, तो आईक्यू एक नंबरिंग होती है, ठीक है ना। इनका आईक्यू इतना है, इतना 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 है, तो वहाँ पर बेटर होगा कैलकुलेशन कि हम मीडियन आईक्यू निकालें, कि उस मीडियन की वैल्यू के आसपास ये वैल्यूज लाई करें, ठीक है। तो ये एवरेज इंटेलिजेंस यदि निकालना है, तो इंटेलिजेंस यदि हम रैंकिंग के हिसाब से अरेंज करें, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो मान लीजिए ये तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे हैं, तो उस तरह से जो हम क्वालिटेटिव रैंकिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो हमारा होगा मीडियन के द्वारा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये एवरेज सभी हैं। अभी तक तो हम लोग ये जानते हैं कि एवरेज केवल मीन है, अरिथमेटिक मीन, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में एवरेज सभी है, मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है और हार्मोनिक मीन भी है, सभी एवरेज है, ठीक है ना। सबको एवरेज हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों में जहाँ पर मीन नहीं काम कर सकता है, वहाँ पर मीडियन काम करता है, और मीडियन का ये यूज किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका मोड। ठीक है। मोड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन की वह वैल्यू जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आकर करती है। मोड इज द वैल्यू विच आकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब ज्यादा बार आया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हों, तो जब वैल्यूज रखेंगे, एक तरफ फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो वहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, वही हमारी
मोड कहलाएगा। ठीक है, तो हमेशा मीन मीडियन मोड वैल्यूज ही होंगी, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी से हम लोग यूज करके मीन भी कैलकुलेट करते हैं, मीडियन भी कैलकुलेट करते हैं और मोड भी कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी एक बेसिस बनता है, न कि फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू यक्स का ही होगा, यक्स वेरिएबल की वैल्यू ही होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से जो मोड है वो हम लोग यही कहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यही है कि वह वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा बार आए, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आकर करे, वही वैल्यू हमारी मोड कहलाएगी। ठीक है ना। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनिशियल जो पार्ट है, शुरुआत में जो वैल्यूज हैं या लास्ट में जो वैल्यूज हैं, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। यदि है तब इस विधि से हम लोग, इस मेथड से मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो हम लोग मोड निकालते हैं, यक्स की वैल्यूज लिया, फ्रीक्वेंसी ली, देखा कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वह फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग यक्स की जो वैल्यू है वो मोड कहलाएगी। लेकिन उन कंडीशंस में ये जो थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट फेल कर जाती है जब पहले या दूसरी वैल्यूज ही हमारी उसके करस्पॉन्डिंग ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाए, या हमारी लास्ट की क्लास की फ्रीक्वेंसी या लास्ट की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये लास्ट वाली वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए ये मोड होगा। उसका केवल और केवल है कहीं मिड में, कहीं बीच वाली वैल्यू, उसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तब हम जाके उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग यक्स की जो वैल्यू लेते हैं वह मोड कहलाता है। ठीक है ना। तो तीन कंडीशन, एक है कि इनिशियल में या लास्ट की वैल्यू करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या पहले की वैल्यू जो शुरुआती वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन इर्रेगुलर का मतलब यहाँ पर है कि पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ, फिर घट गई, फिर ज़्यादा हुआ। ठीक। रेगुलर और इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वैल्यूज बढ़ रही हैं, फ्रीक्वेंसी घट गई। ठीक। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ गई, फिर बीच में फ्रीक्वेंसी घट गई, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर उससे ज़्यादा आ गई। तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। या तो बढ़ती रहे तो बढ़ती रहे, या तो घट रहे तो घट रहे, या तो मिड की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को इर्रेगुलर हम लोग तब नहीं करते। तो उन केसेज में वहाँ पर जब हम लोग मोड निकालते हैं, एक मेथड होता है ग्रुपिंग मेथड। क्या होता है? ग्रुपिंग मेथड। हालांकि उसको आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना, क्योंकि आप लोगों को वो सब जरूरत है नहीं उतना, तो जरूर मतलब केवल मोड जानने की जरूरत है। लेकिन हम कहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ये भी जानने की जरूरत है, कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के इनिशियल स्टेज पर ही फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाए, या डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट स्टेज में हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इर्रेगुलर हो, उस केस में हम इस मेथड के द्वारा कि जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसके करस्पॉन्डिंग मोड नहीं कैलकुलेट हो, वहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग के मेथड के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोड। ठीक। इतना ही इसमें जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट ये आता है, जब क्लास आपका क्लास इंटरवल इस फॉर्म में हो जिसमें हम केवल ये डिसाइड करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जब जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी जिस क्लास के करस्पॉन्डिंग, वह क्लास आपका मॉडल क्लास डिफाइन होगा। जैसे मीडियन था उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। ठीक है ना। अब यदि मॉडल क्लास डिसाइड हो गया तो उस मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग जो मोड है
L प्लस L प्लस H F2 माइनस F1 और F1 F1 माइनस F2 F2 माइनस, ठीक है। नहीं विजिबल है, अच्छा चलिए अभी विजुअल है ना। तो इस सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास में फिर हम लोग मोड उस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे जिसमें L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, H क्या है, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर तीन नोटेशन आए हैं, F0, F1 और F2। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट एक पहले की जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी है, वो F1 से डिनोट होगी। और F2 क्या है, जस्ट उसके बाद वाला। तो F0 मिडिल में हो गया, F1 पहले हो गया, F2 बाद, ठीक है। तो क्लास इंटरवल H, F0 is the frequency of model class and F1 is the frequency of preceding class of the just preceding class of the model class frequency, ठीक है। और F2 क्या हो गया, frequency of the just succeeding class of the model class frequency, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला आपका ये है। इस फार्मूले से हम लोग जब क्लास इंटरवल या ग्रुप डेटा के फॉर्म में दिया गया होता है और मॉडल क्लास डिसाइड कर लेते हैं, तो इस फार्मूले से हम लोग मोड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन वही है इसमें भी, क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनिशियल स्टेज में उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, ना लाइटर स्टेज में लास्ट के जो क्लास इंटरवल्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इरेगुलर हो। तीन कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए इसमें भी। यदि ऐसा है तो बाई मेथड ऑफ ग्रुपिंग से हम लोग मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्लास मॉडल क्लास है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपली वो आप लोगों को ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि उतना वो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट जिसमें पढ़ाया सब्जेक्ट के रूप में होता है उसको जानने की ज़रूरत होती है। आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसलिए आप इतना जानिए कि ये मोड क्या चीज़ होती है, मोड कैसे कैलकुलेट होगा, कहाँ पर हम डायरेक्ट मोड नहीं निकाल सकते, वो आपका मोड हो गया, ठीक है। अब इसके यूजेज कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, एक इस मीडियन का यूज एक जगह और था, वो हमने उसमें हालांकि लिखा है, आपको नोट्स में दिया है। जो वेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं वहाँ पर भी मीडियन हम निकालते हैं। वेज जैसे नहीं, वो हम लोग लेबर को देते हैं कि वे इस क्लास का, हाँ, तो वेज डिस्ट्रीब्यूशन मजदूरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वेल्थ का जो निकालते हैं, जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग मीडियन का यूज करते हैं एवरेज के रूप में। तो वेज और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर मीडियन निकाला जाता है और बाकी जगहों पे नहीं। और यहाँ पर जो मोड निकालते हैं, जनरली हमने बताया कि जितने भी गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, शूज फैक्ट्रीज हैं, जो किस पर्टिकुलर साइज का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे डिमांड ज़्यादा है, वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी, ठीक है।
तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मोड। वहां पर एवरेज नहीं कैलकुलेट करेंगे, अरिथमेटिक मीन। पता चला कि साइज आपकी एवरेज कैलकुलेट होके आई 7.2, जो जूते की साइज है 7.2 में आया, तो कितना बनाएंगे? 7.2 का भी बनाए, 7.3 का भी बनाए, तो 8 नंबर का भी बनाए। तो उसी तरह जो शर्ट वगैरह होते हैं, जो 42 नंबर का शर्ट होता है, 39 नंबर का शर्ट होता है, तो बीच वाला शर्ट आपको नहीं 39.5 का नहीं मिलेगा या 42.5 का मिलता है, लेकिन अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो आएगा। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो आएगा, ठीक है ना। तो वहां पर हम अरिथमेटिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, वहां पर सिंपली मोड, मतलब कौन साइज सबसे ज्यादा आकर कर रहा है, कौन सी साइज सबसे ज्यादा बार आ रही है, ज्यादा रिपीट हो रहा है, किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, वही साइज एक स्टैंडर्ड साइज हम लोग ले लेते हैं। तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्शन जो होता है गारमेंट्स का, शूज का, बेल्ट का, तो वो साइज एक मोड एवरेज मान के कैलकुलेट करते हैं कि यह मोड निकालेंगे यहाँ पर। तो वहां पर हमारी वैल्यू यूज होती है कि ये इस तरह का है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है, कौन सा है? जियोमेट्रिक। ठीक है ना। तो जियोमेट्रिक मीन, जैसे एरिथमेटिक मीन था, यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन है। जियोमेट्रिक मीन भी सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं। इसकी भी खासियत है कि जियोमेट्रिक मीन सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, और इसका भी फर्दर मैथमेटिकल, ये भी सुटेबल है फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी है और सभी लोग इसको समझ नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं करते। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू कैलकुलेट। ये भी कंडीशन एक हमारे उसमें है कि एवरेज ऐसा होना चाहिए कि सबको समझने में भी आसान हो और कैलकुलेट करने में भी आसान हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जियोमेट्रिक मीन ऐसा मीन है कि ये सबसे कठिन है कैलकुलेशन में। जो अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड सबसे कठिन है कैलकुलेशन में, तो इसलिए जनरली इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है? जी इवन बाई जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उन ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उतना ही nth रूट निकाल लेते हैं। 4 ऑब्जर्वेशन है तो 1/4 हो जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn। यदि n ऑब्जर्वेशंस है तो n ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट करेंगे और उसका nth रूट निकाल लेंगे, वही हमारा जियोमेट्रिक मीन डिफाइंड होता है। लेकिन nth रूट निकालना बहुत कठिन होता है। हम लोग तो क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं और स्क्वायर रूट इतने तक जाते हैं, उसके आगे कहाँ जाते हैं। तो इसलिए इसको सरल करने के लिए लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेकर बनाया गया कि दोनों साइड का लॉग ले लीजिए। लॉग ऑफ g इज इक्वल टू n log of x1 into x2 dot dot xn, that is 1 upon n log of x1 plus log of x2 plus dot dot plus log of xn, that is एरिथमेटिक मीन हो गया। अभी एक तरीके से सभी वैल्यूज का लॉग निकाल लिया और उसका एरिथमेटिक मीन ले लिया, तो वो लॉगरिथम ऑफ जी है जियोमेट्रिक मीन। अब
जी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो जितनी वैल्यूज दी गई होंगी सबसे पहले उन वैल्यूज का हम लॉग निकालेंगे, लॉग निकालकर फिर सम करेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन हम उससे डिवाइड करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हम एंटी लॉग लेंगे, तब जाकर मीन जी जियोमेट्रिक मीन निकलेगा। कब, ये अनग्रुप्ड डेटा होगा तब। अनग्रुप्ड है, ग्रुप्ड में आ गया तो वहां एफ आई आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, यहां पे देखिए एफ आई नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स आई का मतलब है कि जब सिंगल अलग अलग वैल्यूज दी गई है तो अलग अलग वैल्यूज का लॉग निकालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग सभी वैल्यूज को हम ऐड करके एन से डिवाइड कर देंगे, एक वैल्यू मिलेगी, उसको बाद एंटी लॉग ले लेंगे, वही हमारा जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो सभी वैल्यूज का लॉग लेना भी बहुत कठिन है, फिर एंटी लॉग निकालना भी हर बार आप देखो, ठीक है, इसीलिए ये कठिन होता है। अब जब टाइम बताइएगा, टाइम है ना, है ना टाइम, 3:15 हो गया, ठीक है 10 मिनट और। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम लिखते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, एक्स आई ऑब्लिक एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू एन। इसका मतलब हो गया कि एक्स आई के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ आई है, ठीक है। तो ये बड़ा न लिखे तो भी हम सिंपली उस फॉर्म में लिख दें, इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई ऑब्लिक एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन, द जियोमेट्रिक मीन इज गिवन बाय x1 के पावर x1 टू द पावर f1 इंटू x2 पावर f2 और x3 पावर f3 और xn के पावर fn टू द पावर, होल के पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन समेशन ओवर fi। तो ये और कठिन हो जाता है क्योंकि सबके पावर निकालिए। अब लॉग अब इसमें क्या अंतर आया,
यहाँ एफ आई आ गया, उसमें log xi था, समेशन ओवर log xi, यहाँ पर समेशन ओवर एफ आई log xi, बाकी कैपिटल एन से डिवाइड करें। पहले वाले में भी यही था, इसमें भी यही है, बस यहाँ पर ये कैपिटल एन से डिवाइड हो जाएगा और एफ आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर वही है। एक में हम xi की वैल्यू लिखेंगे, फिर log सबका निकालेंगे, फिर एफ आई और log xi से मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉलम में, और लास्ट में उसका सम कर दिया, फिर जो वैल्यूज आई उसको डिवाइड कर दिया तो जियोमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें ड्रॉबैक देखिए, मेजर ड्रॉबैक क्या है, बात नहीं, मेजर ड्रॉबैक जियोमेट्रिक मीन का ये है कि यदि कोई एक वैल्यू जीरो हो जाए, सभी जीरो हो जाएगा, जबकि किसी और एवरेज में ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू जीरो हो गया तो वो ऑटोमेटिकली उसका मीन जो है जीरो हो जाएगा। तो इस तरह मेजर ड्रॉबैक इसका ये है। तो ये जनरली यूज कहाँ पे होता है, बात नहीं भाई, जब हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ निकालते हैं, जियोमेट्रिकली पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखेंगे पढ़ेंगे, सेंसस में निकलता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसी जियोमेट्रिक मीन के द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है, और इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है जो वह भी आपका जियोमेट्रिक मीन के फार्मूले से निकाला जाता है। तो मेन यूज होता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करने में, जियोमेट्रिक मीन का यूज ज़्यादा होता है। और इसके जो ड्रॉबैक है, उसका ड्रॉबैक यही है कि एक यदि हम निकाल दें, जीरो कर दें, तो बाकी सभी वैल्यू जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उसको इतने ही जानने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका आता है हार्मोनिक। एसेंस है ना, ऊपर से जा रहा है, तब थोड़ी